ऑडियो 1। पुस्तक वृद्धावस्था गरिमा पूर्ण बने। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बुजुर्गों को सम्मान दे, उनके अनुभवों से लाभ ले। भारतीय संस्कृति में वह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है जिस दिन नव शिशु का आगमन परिवार में होता है। संतान की उत्पत्ति पर खुशियां मनाई जाती हैं और हर्षाभिव्यक्ति की जाती है। उस दिन से माता पिता की एक नई साधना आरंभ होती है। पुत्र की खुशी प्रसन्नता के लिए, पोषण एवं विकास के लिए अपनी सुख सुविधाओं को माता पिता सहर्ष बलि दे देते हैं। स्वयं कष्ट उठाते हुए भी संतान के पालन एवं विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। भौतिक सुविधाएं ही नहीं, बच्चा माता पिता के स्नेह और ममत्व का पैपान करने का सुअवसर प्राप्त करता है। उसके व्यक्तित्व को गढ़ने में प्यार और दुलार की असाधारण भूमिका होती है। एक माली की भांति माता पिता बालक के व्यक्तित्व को विविध तरह से भौतिक एवं आध्यात्मिक अनुदानों को पाकर ही बालक का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। बचपन से जिनके ऊपर से माता पिता की छत्र छाया उठ जाती है, उन्हें दुर्भाग्यशाली समझा जाता है। मनःशास्त्रियों का मत है कि ऐसे बच्चों का समग्र विकास नहीं हो पाता। माता पिता के स्नेह दुलार से वंचित रह जाने वाले बालकों का अंतरंग शुष्क, नीरस बना रहता है। सचमुच ही वे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें माता पिता का संरक्षण प्राप्त है। बालक के पालन पोषण एवं विकास में माता पिता द्वारा की गई साधना का मूल्य किसी रूप में नहीं चुकाया जा सकता है। पर एक अपेक्षा उनकी भी रहती है कि लड़का बड़ा होकर वृद्धावस्था का सहारा बनेगा, उन्हें स्नेह और सम्मान देगा। दुर्भाग्यवश इन दिनों उल्टी ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। वृद्ध माता पिता अभिभावकों की उपेक्षा, तिरस्कार की युवकों में यह मनोवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भौतिकवादी जीवन दर्शन का प्रभाव पश्चिमी देशों पर अधिक है। उपयोगितावादी सिद्धांत वहां अधिक प्रचलित है। फलतः वृद्धों की अवमानना वहां एक सामान्य बात है तथा सामाजिक समस्याओं में से एक है। अपने देश में भी बढ़ती हुई यह प्रवृत्ति एक गंभीर चिंता का विषय है। बालक के निर्माण में माता पिता की उच्च स्तरीय भूमिका को देखते हुए यहाँ के मनुष्यों ने उन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के गरिमामय संबोधनों में यह तथ्य ही झांकता दिखाई देता है। जिस देश में वयोवृद्धों के प्रति माता पिता के प्रति इतनी उदात्त भावना रही हो, उसी देश में बढ़ती हुई वृद्धों की अवमानना की दुष्प्रवृत्ति निसंदेह चिंता का विषय है। समाज का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए पिछले दिनों दिल्ली के कुछ संभ्रांत सुशिक्षित वृद्धों ने एक सोसाइटी की स्थापना की है। नाम है एज केयर सोसाइटी, जिसका लक्ष्य है युवकों को वृद्धों के प्रति उनके नैतिक एवं सामाजिक दायित्वों का बोध कराना। उनकी मांग है कि वृद्धों के प्रति युवकों का व्यवहार सम्मानजनक हो, उनकी समुचित देखरेख की व्यवस्था हो तथा अनुभव एवं योग्यताओं के सदुपयोग के लिए सुअवसर मिले। मनोवैज्ञानिक समीक्षा की जाए तो मालूम होगा कि वृद्धों की आयु के उत्तरार्ध में कोई विशेष इच्छा आकांक्षा नहीं होती। अधिकांशतः यह आयु भौतिक आकांक्षाओं से परे होती है। होती भी है तो मात्र इतनी कि शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मिल जाए। भौतिक वस्तुओं का अभाव उन्हें उतना परेशान नहीं करता जितना कि उपेक्षा और अवमानना का। सामान्यतः उनकी दो मांगे होती हैं, स्नेह और सम्मान। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर हो जाने पर वृद्धों की स्थिति उस अबोध बच्चे जैसे हो जाती है जो स्नेह प्रदर्शित करने पर प्रसन्न हो जाते हैं तथा नाराजगी व्यक्त करने पर रोने लगते हैं। वृद्धों का भाव संस्थान भी लगभग इस स्तर का बन जाता है।
इस आयु में अपेक्षाकृत उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से अधिक स्नेह की आकांक्षा रहती है, जिसकी आपूर्ति करना परिवार के हर विचारशील सदस्य का नैतिक दायित्व होता है। देखा गया है कि जिन परिवारों में वृद्ध माता पिता तथा अन्य वृद्धों की कार्य क्षमता वृद्धावस्था में भी सक्रिय बनी रहती है, उनमें भौतिक साधनों के अभाव में भी उनकी प्रसन्नता प्रफुल्लता कायम रहती है। जबकि कितने ही परिवारों में संपन्नता साधनों की प्रचुरता होते हुए भी अपने प्रति रूखे और शुष्क व्यवहार के कारण वे हताश और निराश दिखाई देते हैं, स्वयं को भारभूत समझते हैं। दूसरी मनोवैज्ञानिक भूख होती है सम्मान की। हर वृद्ध परिवारजनों से सम्मान की अपेक्षा रखता है। आयु के अनुसार मनुष्य का अहम भी विकसित होता है। जिस घर में कभी उसकी तूती बोलती थी, उसका वर्चस्व और एकाधिपत्य था, परिवार की सुव्यवस्था की जिम्मेदारी थी। वृद्धावस्था में व्यवस्था की बागडोर वयस्क लड़कों के हाथों में चले जाने के बावजूद वह अपनी स्थिति का मूल्यांकन पूर्ववत करता है तथा यह अपेक्षा रखता है कि उसका परामर्श घर के कार्यों में लिया जाए। यह उचित है और उपयोगी भी। गलती यह होती है कि घर की व्यवस्था की जिम्मेदारी युवकों के ऊपर आते ही वे वयोवृद्ध बुजुर्गों की राय की अवमानना कर जाते हैं तथा यह समझते हैं कि उनके परामर्श दकियानूसी होंगे। यह मान्यता अहितकर है। हो सकता है कि एक सीमा तक उनकी बात सच हो तथा सुझावों में से कितने ही अनुपयोगी हों, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वृद्धों के सभी परामर्श और सुझाव बेकार होते हैं। इस तथ्य को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जीवन के अनुभव ज्ञान के स्रोत होते हैं। अनुभव से प्राप्त जानकारियां न तो पुस्तकों से प्राप्त की जा सकती हैं और न ही किसी के विशेष उद्बोधनों द्वारा। आयु के अनुरूप ही वे अनुभव में आती हैं। वृद्धों का जीवन भर का अनुभव स्वयं में एक ऐसी व्यवहारिक पुस्तक है जिसको खोला और ठीक तरह पढ़ा जा सके तो युवकों को प्रगति पथ पर चलने में असाधारण सहयोग मिल सकता है। विद्वता के अहंकार अथवा युवावस्था के आवेश में अधिकांशतः इस महत्वपूर्ण तथ्य का उपेक्षा कर जाते हैं कि वृद्धों से मार्गदर्शन लिया जाए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह समझा जाना चाहिए कि एक न एक दिन हर व्यक्ति को वृद्धावस्था से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए परिवार में बड़ों के प्रति स्नेह और सम्मान देने के संस्कारों का बीजारोपण सतत होता रहे। स्पष्टतः आगे चलकर बच्चे भी उन्हीं प्रवृत्तियों का अनुकरण करेंगे ही। प्रस्तुत घटना इस तथ्य का और भी खुलासा करती है। एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को नित्य काष्ठ पात्र में भोजन परोसता था। उसका बच्चा प्रतिदिन यह देखता था। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, आप दादा दादी जी को काष्ठ पात्रों में भोजन क्यों देते हैं, जबकि स्वयं धातु के बर्तनों में करते हैं? पिता ने उत्तर दिया, ये लोग वृद्ध हो गए हैं, इसलिए। दूसरे दिन लड़के ने एक हथियार लिया, स्वयं काष्ठ का बर्तन तैयार करने लगा। पिता ने पूछा, बेटे तुम यह क्या कर रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, आप लोग जब वृद्ध होंगे उस समय के लिए बर्तन तैयार कर रहा हूँ। पिता की आंखें खुली तथा अपनी भूल ज्ञात हुई। माता पिता से अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। उस दिन से उनका व्यवहार बदल गया। वृद्धों की अवमानना न हो। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1985 में विश्व भर में 60 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों की संख्या लगभग 41 करोड़ 60 लाख थी। सन 2025 तक यह संख्या 1 अरब से भी अधिक हो जाएगी। अपने देश में तो यह संख्या कुल आबादी की 6% है। इसे चिकित्सा शास्त्री अपनी औषधियों का चमत्कार मानते हैं तो अर्थशास्त्री अपनी सुविधा संवर्धन का प्रतिफल। पर नई पीढ़ी इसे अपने लिए एक बढ़ती हुई आपत्ति मानती है। इस उम्र को प्राप्त लोगों को प्रायः कार्य करने के अयोग्य समझा जाता है और सठिया जाने जैसे शब्दों से उनका उपहास किया जाता है। शासकीय सेवाओं से भी निवृत्त दे दी जाती है। शासन
अपनी सेवा से निवृत्त देने के पश्चात उनके भावी जीवन के लिए पेंशन की व्यवस्था करता है। यह है भी मानवता की जिस व्यक्ति के सामर्थ्य से अनेक लाभ प्राप्त किए गए, उनको असमर्थता अवस्था में जीविका का कोई न कोई साधन दिया जाए। शासकीय सेवा से मुक्त लोगों को अपने जीवन का आश्रय पेंशन की राशि से मिलता रहता है, किंतु सर्वसाधारण को यह सुविधा कहाँ प्राप्त है? यह हो भी नहीं सकती। उन्हें अपने उपार्जन पर अथवा संतान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो इन वृद्धों की जवानी की कमाई खाते हैं, संतति का यह नैतिक कर्तव्य एवं दायित्व भी है कि जिन माता पिताओं ने जन्म से लेकर आत्मनिर्भर होने प्रौढ़ता आने तक पालन पोषण प्रशिक्षण किया, शिक्षण की व्यवस्था की, सुरक्षा दी, मार्गदर्शन दिया, पग पग पर सहायता की, उनके प्रति उनके मन में कृतज्ञता के भाव जगे, अशक्तता की स्थिति में उन्हें सहारा प्रदान करें। जिन व्यक्तियों की शक्ति सामर्थ्य से लंबे समय तक अनेक लाभ प्राप्त किए गए, शक्ति क्षीण होने पर, उपार्जन क्षमता घट जाने पर उनकी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति यदि प्रबल हुई, तो उससे समाज में सामाजिक एवं पारिवारिक आधारों को भी आघात पहुंचेगा। यह प्रवृत्ति संक्रामक होकर समाज में अवसरवादी उपयोगितावाद को जन्म देगी और तब सभ्यता का आधार ही ध्वस्त होने लगेगा। उपयोगिता का प्रचलन चल पड़ने पर जो फार्मूला पशु वर्ग पर बहुत दिनों से चल रहा है, वही मनुष्य के लिए प्रयुक्त होने लगेगा। मादा दुधारू पशुओं के दूध बंद करते ही एवं श्रम करने वाले नर पशुओं की क्षमता घटते ही उन्हें बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि बूढ़े बेकारों के लिए घिरने वाली जगह और खर्च होने वाली खुराक को नई पीढ़ी को देना आवश्यक है। अतः बूढ़ों की छुट्टी की जाए और उन्हें किसी कसाई के सुपुर्द कर दिया जाए। यदि यही प्रचलन मनुष्य पर लागू हुआ, तो यह तो सोचा जा सकता है कि बचपन पर जो पूंजी लगेगी वह जवानी आने पर वापस मिलेगी, पर बूढ़ों का क्या किया जाए? उन पर किया गया खर्च तो वापस लौटने वाला नहीं है। उनकी कार्य क्षमता और बुद्धि तो दिन दिन घटती जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी सेवा करने से क्या लाभ? इस प्रकार की धारणा से तो मानवीय मापदंड ही बदल जाते हैं और बूढ़ों को जगह खाली करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। वृद्धावस्था के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा, अवमानना एवं घृणा का भाव पाश्विक सभ्यता में ही संभव है। नाजीवाद के जमाने में ऐसी ही परंपरा थी कि निरर्थक हो गए अशक्त वृद्धों को तत्काल मार दिया जाता था या भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। पर उस पाश्विक प्रचलन की प्रतिक्रिया समाज की संपूर्ण मनोवृत्ति पर छा गई तथा मदान्ध शक्तिवाद ने एक ऐसे स्वार्थी दृष्टिकोण को जन्म दिया जिसमें न केवल जर्मन झुलसे वरन विश्व के अन्य देशों में भी उस लपट से हानि उठानी पड़ी। यही अंधा स्वार्थोन्माद विश्व युद्ध का कारण बना। इससे स्पष्ट है कि पाश्विक वृत्तियां प्रारंभ में भले ही प्रिय प्रतीत हों, अंततः वे स्वयं को भी अप्रिय परिणामों की ओर ही ले जाती हैं। अतः बूढ़ों के प्रति तिरस्कार पालने, उन्हें भारभूत समझकर ठिकाने लगाने की पाश्विक मूर्ता से सदैव बचना चाहिए। ऑडियो 2 पुस्तक वृद्धावस्था गरिमापूर्ण बने। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यहाँ तक तथ्य स्मरण रखने योग्य है कि आज अपनी संकीर्ण दृष्टि के कारण जो लोग अपने वृद्ध माता पिता दादा दादी की उपेक्षा अवमानना कर रहे हैं, वे भी आखिर कल वृद्ध अवश्य होंगे, क्योंकि यह जीवन की एक अनिवार्य अवस्था है जो प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। जो लोग सभ्यता के उफान के चक्कर में पड़कर अपने वृद्धों को अपने मनमौजी के लिए भारभूत समझने लगे हैं और उनके लिए मात्र भोजन की व्यवस्था भर करके अपने को मातृपितृ ऋण से मुक्त हुआ समझते हैं तथा उनके सुख दुख को
भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझने की चिंता ही नहीं करते। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार वे पारिवारिक एवं सामाजिक संवेदनशीलता की स्थिति को समाप्त प्रायः कर रहे हैं। दायित्वहीन व्यक्तित्व की अधिभावना के प्रसार के क्या दुष्परिणाम होते हैं, यह देखना हो तो पाश्चात्य जगत की विशृंखलित सामाजिक व्यवस्था को देखा जा सकता है। वृद्धों को ग्रेनी स्माइलिंग जैसे नामों से संबोधित किया और उनका उपहास उड़ाया जाता है। वहां वृद्धों को जिस दुर्वह और असहाय मानसिक यंत्रणा की गुजरना पड़ रहा है, उसे देखकर मानवता की आत्मा कांप उठती है। आज वहां वृद्धजन एकाकीपन की पीड़ा से व्यथित रहते हैं और हताशा के शिकार बनते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपनी अलग सामूहिक बस्तियां, होम्स बना रहे हैं और मनोरंजन एवं सक्रियता के समस्त साधन जुटा रहे हैं। पर अपने देश में तो औसतन वृद्धों के पास वे साधन सुविधाएं भी नहीं हैं। शासकीय सेवकों को तो सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन भी मिल जाती है, पर इसके अतिरिक्त बड़े वर्ग को जिस दैन्य और दारुण यंत्रणा के अनुभवों से गुजरना पड़ेगा, उस अपराध का फल पूरे समाज को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अतः समय रहते इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया ही जाना चाहिए। वृद्धों की भावना का सम्मान करना तथा उनकी उचित सेवा करना एक श्रेष्ठ परिवार परंपरा है। वैसे भी वृद्धजन निरुपयोगी नहीं होते, वरन वे अपनी विकसित अंतर्दृष्टि एवं सुदीर्घ व्यापक व्यवहारिक अनुभव के बल पर परिवार के अत्यंत हितकर सदस्य होते हैं। बालों के पकने के साथ साथ उनका ज्ञान भी पक जाता है। उनके अनुभव उन वैज्ञानिक अन्वेषणों के निस्पंदनों की तरह होते हैं जिनका लाभ सारा समाज लिया करता है। इतनी अमूल्य निधि की उपेक्षा का अर्थ है जीवन उपयोगी विविध ज्ञान अनुभवों की अवहेलना। वस्तुतः हमारे संस्कारों को, हमारी बुद्धिमत्ता को बूढ़े बुजुर्गों ने ही जीवित रखा है। तभी हम एक स्वाभिमानी जाति के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। उनके अनुभवों का लाभ युवा पीढ़ी को अवश्य लेना चाहिए। वृद्धावस्था के आनंद की तैयारी रखें। जहां पहले अपने यहाँ बड़े बूढ़ों के प्रति मात्र सम्मान का ही भाव नहीं था, बल्कि उनकी अनुभव संपन्नता से लाभ उठाने का भी बराबर ध्यान रखा जाता है, वहीं आज के स्थूल उपयोगितावादी दौर में वृद्धों के चरण छूकर औपचारिकता निभाने की रीति से भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर है, किंतु उनकी बातों को महत्व प्रायः नहीं दिया जाता। यह हमारी पारिवारिक व्यवस्था के आधारों पर नष्ट हो जाने का ही परिणाम है और इससे लाभ नहीं, हानि ही है। पश्चिमी देशों में वृद्धों को जिस मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, वह अब शिक्षितों के बीच सर्वत्र चर्चा का विषय है। वहाँ पति पत्नी और छोटे बच्चों को मिलाकर ही परिवार माना जाने के कारण प्रत्येक युवक या युवती अपने यौवन की प्रारंभिक भाग में ही स्वतंत्र जीविका उपार्जन की आधार तैयार कर पृथक घर चलाने लगते हैं। माता पिता के प्रति उनका व्यवहार महीनों में एक आध बार मिल लेने, त्योहारों पर्वों के अवसर पर उपहार भेंट कर आने और कभी कभी साथ में खाना खा लेने तक ही सीमित हो जाता है। इससे वृद्धजन एकाकीपन की पीड़ा से व्यथित रहते हैं और हताशा के शिकार बनते हैं। वहाँ वृद्धों के लिए अलग सामूहिक बस्तियां बसाने के भी प्रयोग चले हैं, जहाँ मनोरंजन और सक्रियता के साधन उपलब्ध होते हैं। टहलने और आराम करने के लिए सुंदर पार्क, पढ़ने के लिए वाचनालय और पुस्तकालय, मनोरंजन गृह आदि सब की व्यवस्था होने पर भी जिन बेटे बेटियों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके कटे कटे से ही रहने का आघात उन्हें निरंतर विचलित करता रहता है। संकीर्ण व्यक्तिवाद और स्थूल भौतिकवादी की ये परिणतियां अनिवार्य हैं। इनके विरुद्ध मानवीय आत्मा में विद्रोह भी स्वाभाविक है और इसी के परिणाम स्वरूप इन पश्चिमी देशों के कई संवेदनशील युवक युवती तरह तरह की संस्थाएं चला रहे हैं, जिनका उद्देश्य वृद्धों से रागात्मक संबंध बनाकर
उनकी मानसिक और भावनात्मक भूख को तृप्त करना होता है। ऐसे युवक युवती वृद्धों से छोटे भाई बहन का संबंध बनाते, उनसे प्रति रविवार या ऐसे ही किसी दिन मिलते, दिन भर साथ रहते, बातें करते, घूमते, उत्सवों में बुलाते और उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर कई कार्यक्रम बनाते रहते हैं। ये छुटपुट प्रयास इस बात के द्योतक हैं कि जिस छिछले उपयोगितावाद का आश्रय लेकर और जीवन के आनंद का संकीर्ण धारणाओं के कारण परिवार व्यवस्था में विघटन किया गया है, वह मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं है और आनंद तथा सुख की दिशाएं भिन्न हैं। पश्चिम में ऐसे प्रयोगों को और उनके परिणामों को देखते हुए भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था का महत्व समझ में आता है। सद्भाव, आत्मीयता, परस्पर पूरकता और स्नेह सम्मान की मधुर संवेदनाओं के आधार पर खड़ा हमारा पारिवारिक ढांचा एक अनोखे आनंद का स्रोत है, बशर्ते हम उस ढांचे को जीर्ण जर्जर तथा रुग्ण न होने दें। पर यह ढांचा कोरी सहानुभूति के बल पर स्थिर नहीं रह सकता। वृद्धों के प्रति सहानुभूति के कारण उन्हें परिवार का अंग बनाए रखना न तो उचित है, न ही संपूर्ण वृद्ध सहानुभूति के पात्र नहीं है, और युवा पति पत्नी उन्हें साथ रखने से घाटे में नहीं, लाभ में ही रहते हैं। यह हो सकता है कि वृद्धों की रुचियों से उनकी संतान की रुचियां भिन्न हो, पर रुचि वैविध्य टकराव का कोई कारण नहीं है। टकराव तो विषमता एवं दुराव से पैदा होता है। दुराव तभी पनपता है जब मन में संकीर्णता हो। वृद्धों को एक बोझ मानकर उन पर एहसान लादने का भाव जिनके मन में आता हो, उनका व्यवहार दुराव भरा हो ही जाता है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उन्हें वृद्धों के अनुभव, परामर्श और मार्गदर्शन की पग पग पर जरूरत है। साथ ही बच्चों के लिए अपने बाबा दादी से बढ़कर उत्तम साथी कोई मिल ही नहीं सकता, जो कि उन्हीं की तरह कहानियों में रुचि रखते हैं, उन्हें घुमाते हैं और भरपूर समय देते हैं। लेकिन यह सब सोचना और तय करना तो युवा बेटों बहुओं का काम है। वृद्धजन उनके भरोसे क्यों बैठे? व्यक्तिवादिता के प्रवाह में यदि बेटे इस ओर ध्यान न दें, वृद्धों का महत्व न समझें और अपनी पत्नी तथा बच्चों तक ही उनकी दृष्टि रहे, तो इससे उन्हें तो क्षुद्रता, संकुचित वृत्ति, सत्परामर्श अभाव आदि के रूप में हानि होगी ही, परंतु स्वयं वृद्ध इस स्थिति में क्या करे? इसके साथ ही एक प्रश्न यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वृद्धों को जो अनुभव एवं ज्ञान मिला है, वह क्या मात्र परिवार से मिला है, या कि समाज के बीच काम करने से वे इतने अनुभव पक्व और जानकार बने हैं? उत्तर स्पष्ट है। व्यक्ति जीवन समाज जीवन से भिन्न अपना कोई सुसंस्कृत स्वरूप बनाए नहीं रख सकता। उसके प्रत्येक कार्य में समाज की साझेदारी रहती है। उसकी समृद्धि, उसका अनुभव, उसका ज्ञान सब समाज के लाखों लोगों के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग का परिणाम है। संस्था या शासन या उपभोक्ता न हो तो कर्मचारी या व्यापारी संपत्ति नहीं कमा सकता। छात्र न हो तो अध्यापक, पाठक न हो तो लेखक, और कला रुचि से संपन्न लोग न हो तो कलाकार अर्थ, यश, प्रतिष्ठा तथा अभिव्यक्ति के अवसरों से वंचित ही रह आए। समाज जीवन में विविध प्रकार की हलचलें, गतिविधियां न हो तो व्यक्ति का अनुभव कैसे बढ़े? ज्ञान, साहित्य तथा ज्ञानी जन न हो तो ज्ञान वृद्धि असंभव है। इस प्रकार समाज देवता का हम सब पर उपकार है, भार है। यह बात यदि वृद्ध अपनी प्रौढ़ावस्था से ही या उससे भी पहले ही ध्यान में रख ले और वैसी ही योजना बनाए, तो बुढ़ापा उनके लिए आनंद की असली आयु बन सकता है। इस हेतु प्रारंभ से ही जीवन क्रम का निर्धारण अपेक्षित है। बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाना तथा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो हर माता पिता का दायित्व है।
और भली भांति निभाया ही जाना चाहिए। पर इससे आगे की जिम्मेदारी उठाने का अर्थ है स्वयं को ईश्वर एवं प्रकृति का प्रतिस्पर्धी बनाना। बच्चा युवक हो जाए, इसके बाद उसके भविष्य में क्या क्या संभावित उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसकी चिंता हमें क्यों मोल लेनी चाहिए? फिर हमारी चिंता कहाँ तक उसका साथ देगी, यह भी विचार कर लेना चाहिए। बड़ी से बड़ी संचित धनराशि या कि अचल संपत्ति, मकान, खेत, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि भी संततियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते देखना इस संसार में कोई अनोखा अनुभव नहीं है। तो भी लोग इस अनुभव से कुछ सीखें और अपने ही रेत के घरौंदे में सिर घुसेड़े रहना पसंद करें तो उन्हें संकीर्णता ग्रसित ही कहना चाहिए। अतएव समझदार व्यक्तियों को वृद्धावस्था को गरिमापूर्ण तथा आनंददायक बनाने और अपने रेत के घरौंदे से बाहर देख सकने की तैयारी प्रारंभ से ही करनी चाहिए। जो लोग नौकरियों में लगे हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद क्या करना है, यह बहुत पहले से निश्चित कर रखना चाहिए। सेवा काल में पेंशन, प्रोविडेंट फंड, बीमा, बचत योजनाएं आदि का लाभ उठाना चाहिए। संकोच, झिझक या मिथ्या गर्ववश ऐसी योजनाओं से विरत न रहें। साथ ही स्वास्थ्य की ओर शुरू से ही ध्यान दें। आहार विहार नियमित रखें। संयमित, सरल, सात्विक जीवन क्रम प्रारंभ से ही अपनाएं। रहने वालों को वृद्धावस्था में शारीरिक कष्ट अधिक नहीं होते। व्यापारियों, किसानों तथा अन्य स्वतंत्र पेशे वालों को भी वृद्धावस्था की तैयारी करनी चाहिए। ढलती उम्र में भी अपने जीविकोपार्जन के ही काम से चिपके रहना उनके लिए तो सर्वथा अनुचित है। जो कमाई की उम्र में पर्याप्त बचत कर सकते हैं, बुढ़ापा शान से गुजार सकने लायक धन होने पर भी जो लोग बुढ़ापे में पैसों की कमाई में जुटे रहते हैं, उन्हें हतबुद्धि ही कहा जाएगा। यह धन उनके जीवन के किस काम आएगा? अंत समय में बेचैनी के अतिरिक्त और कुछ उनके हाथ लगने का नहीं। प्रौढ़ावस्था से ही वृद्धावस्था को गरिमामंडित एवं सार्थक बनाने की तैयारी करनी चाहिए। अपनी प्राचीन आश्रम व्यवस्था जीवन का सम्यक विचार करके बनाई गई थी और उसमें प्रौढ़ावस्था में इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान था, जिसे अपने युग निर्माण परिवार में पुनर्जीवित किया गया है। इस वानप्रस्थ आश्रम को अपनाने वाले प्रौढ़ों की वृद्धावस्था सुखपूर्ण, आनंददायक और सार्थक होती है। उन्हें चारों ओर श्रद्धा, आत्मीयता और सहभागिता का ही अनुभव होता है। सिर्फ उनके सगे बेटे बेटियां ही नहीं, सैकड़ों हजारों बेटे बहुएं उन्हें अपना निकटस्थ सलाहकार बनाने में, उनकी बातें सुनने में गर्व का अनुभव करते हैं। एक प्रख्यात पाश्चात्य विचारक कार्लाइल का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है कि यदि आप 18 वर्ष की उम्र में सुंदर दिखते हैं तो इसका श्रेय आपके माँ बाप को है, जबकि 75 वर्ष में दिखने वाली आपकी सुंदरता का श्रेय पूरी तरह आपको है। यहाँ सुंदरता से तात्पर्य गोरे भूरे, सफेद रंग या तीखे नाक नक्श से नहीं, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा सात्विक जीवन क्रम अपनाने के परिणाम स्वरूप चेहरे और शरीर में बनी रहने वाली ताजगी, बौद्धिक क्रियाशीलता और भावनात्मक सक्रियता के संयुक्त परिणाम से है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था भव्य, आनंददायक तथा स्फूर्तिप्रद बनाए रखने के लिए प्रौढ़ावस्था से ही तैयारी करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त उनके लिए अनावश्यक धन संग्रह न करते हुए स्वयं के लिए सादगी पूर्ण जीवन क्रम द्वारा बचत करते हुए लोक संग्रह एवं समाज सेवा की प्रवृत्तियों से जुड़े रहकर और वानप्रस्थ आश्रम को अपनाकर प्रत्येक वृद्ध वृद्धा अपनी यह आयु स्वयं और दूसरों के लिए भार कारक न बनाकर उपकार कारक, महत्वपूर्ण एवं सार्थक बना सकते हैं।